नमस्कार दोस्तों। एडु सचिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। और आज हम साथ मिलकर जुलाई 2025 के पूरे महीने का, जिसे कहते हैं ना, एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब हम हर एक जरूरी खबर की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका हम पर और देश पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम ज्ञान के एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे महीने को कैसे कवर करने वाले हैं। हमने आपकी सहूलियत के लिए इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या क्या बड़ी हलचल हुई, यानी प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं। फिर हम चलेंगे विदेश और देखेंगे कि दुनिया में भारत का डंका कैसे बज रहा है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की नब्ज टटोलेंगे, जो कि किसी भी देश की रीढ़ होती है। फिर बारी आएगी विज्ञान, रक्षा और बड़ी नियुक्तियों की। और आखिर में हम खेल, पुरस्कार और संस्कृति की दुनिया में गोता लगाएंगे। हर एक टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी हमारे अपने देश की खबरों से। इस सेक्शन में हम केंद्र और राज्य सरकारों की उन नई स्कीमों और पहलों को समझेंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। तो इस महीने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहल है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। देखिए, नाम से ही कितना कुछ साफ हो रहा है। आदि मतलब हमारे आदिवासी भाई बहन, और कर्मयोगी मतलब जो जमीन पर काम करता है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। और इसका एक ही लक्ष्य है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर न रहें, बल्कि आदिवासी इलाकों में हकीकत में विकास लेकर आएं। अक्सर होता यह है कि योजना तो दिल्ली में बन जाती है, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते उसका असर खत्म हो जाता है। ये कार्यक्रम उसी गैप को भरने के लिए है, ताकि विकास की गंगा सच में देश के हर कोने तक पहुंचे। इसके साथ ही कुछ और भी बहुत खास योजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने स्प्री योजना को फिर से शुरू किया है। अब ये क्या है? इसका मकसद है हमारे देश के करोड़ों असंगठित मजदूरों, जैसे कि रेहड़ी वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरों में काम करने वाले, इन सब का रजिस्ट्रेशन करना। इससे उन्हें एक पहचान मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है, ऑपरेशन कन्विक्शन। इसका सीधा ताल्लुक पॉक्सो एक्ट से है, यानी बच्चों को यौन शोषण से बचाने वाले कानून से। इस ऑपरेशन का लक्ष्य है कि ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को रिकॉर्ड समय में सजा दिलवाई जाए, ताकि न्याय में देरी ना हो। अब एक ऐसी खबर जो सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये किसी तोहफे से कम नहीं है। केरल के आरलम वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ये सिर्फ एक खूबसूरत खबर नहीं है दोस्तों, इसका बहुत गहरा मतलब है। तितलियां, आप जानते हैं, किसी भी इकोसिस्टम की सेहत का बैरोमीटर होती हैं। जहाँ तितलियां हैं, मतलब वहाँ का पर्यावरण स्वस्थ है। ये परागण यानी पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं, जिससे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। तो ये कदम जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। राज्य सरकारें भी किसी से पीछे नहीं रहीं। दिल्ली सरकार ने मॉनसून को देखते हुए सी फ्लड ऐप लॉन्च किया, जो यमुना में बाढ़ आने से पहले ही चेतावनी दे देगा। छत्तीसगढ़ ने न्याद नेला नार यानी हमारा अच्छा गांव योजना शुरू की, जिसका फोकस माओवाद से प्रभावित इलाकों में विकास लाना है। उत्तर प्रदेश ने मित्र वन अभियान चलाया, जिसके तहत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए ताकि हरियाली बढ़े। और बिहार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू करके उन कलाकारों को सहारा दिया है, जो अक्सर बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं। जुलाई का महीना कुछ बहुत जरूरी दिनों के लिए भी याद किया जाता है। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इस साल की थीम थी बिहाइंड द मास्क, जो कोरोना काल में डॉक्टरों के बलिदान को सलाम करती है। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी होता है, क्योंकि इसी दिन भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो हमें याद दिलाता है कि बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमें परिवार नियोजन के बारे में सोचना होगा। चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या पोजीशन रही। देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले तरक्की नहीं कर सकता। तो इस सेक्शन में हम भारत के डिप्लोमेटिक मूव्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस करेंगे। ये नक्शा अपने आप में भारत की विदेश नीति की कहानी कह रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस महीने दुनिया के अलग अलग कोनों की यात्रा की। अफ्रीका में नाइजीरिया, दक्षिण अमेरिका में गुयाना और अर्जेंटीना, यूरोप में ऑस्ट्रिया और हमारे पुराने दोस्त रूस तक। हर यात्रा का अपना एक मकसद था। ये यात्राएं दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ कुछ बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है।
और इन यात्राओं में भारत का मान भी खूब बढ़ा। रूस ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, जो भारत रूस की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। नाइजीरिया ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया। और ऑस्ट्रिया की यात्रा तो ऐतिहासिक थी, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया था। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं। भारत ने अस्ताना में हुए एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूल जैसे सहकारी आंदोलन दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये दुनिया को सबका साथ सबका विकास का भारतीय मॉडल अपनाने का एक संदेश है। अच्छा, तो अब बात करते हैं पैसे रुपए और हमारे पर्यावरण की, क्योंकि अच्छी इकोनॉमी और साफ पर्यावरण ये दोनों ही एक विकसित देश की पहचान है। चलिए देखते हैं इस मोर्चे पर क्या क्या हुआ। इकोनॉमी के फ्रंट से एक जबरदस्त खबर आई है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। अब आप पूछेंगे कि ये यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। दुनिया में तीसरे नंबर पर होना ये बताता है कि भारत स्टार्टअप्स और इनोवेशन का गढ़ बनता जा रहा है। ये हमारे देश के युवाओं के जोश, उनके नए आइडियाज और उनकी मेहनत का नतीजा है। ये तस्वीर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की एक मिसाल है। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना भारत का पहला वन्यजीव गलियारा, मतलब जानवरों के लिए एक तरह का ओवरब्रिज या अंडरपास, ताकि वो बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। खास बात यह है कि ये गलियारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास से गुजरता है। ये दिखाता है कि हम सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बना रहे हैं, लेकिन अपने वन्य जीवों की सुरक्षा का भी ख्याल रख रहे हैं। पर्यावरण के लिए एक और अच्छी खबर, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत के ई मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए $200 मिलियन की भारी भरकम रकम को मंजूरी दी है। ई मोबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इस पैसे से देश में इलेक्ट्रिक कारों, बसों और स्कूटरों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल पर खर्च कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो दिमाग और बाहुबल से आती है, यानी हमारे साइंस, डिफेंस और उन लोगों की जिन्हें देश चलाने की बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। इस महीने हमारे वैज्ञानिकों और सैनिकों ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रैकोमा आंखों की एक खतरनाक बीमारी थी जिससे अंधापन हो जाता था। इस पर काबू पाना एक बहुत बड़ी जीत है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 7वें नंबर पर है। और रक्षा के क्षेत्र में सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया। ये नारी शक्ति की एक शानदार मिसाल है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां भी हुई। श्री रवि सिन्हा को रॉ का नया चीफ बनाया गया है। रॉ हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी है जो देश को बाहरी खतरों से बचाती है, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। वहीं श्री केशवन रामचंद्रन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में RBI का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए अब आखिर में चलते हैं उस दुनिया में जो हमें जोश और प्रेरणा से भर देती है। बात करते हैं खेल की, सम्मान की और हमारी संस्कृति की। जुलाई का महीना भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। हमारे दो युवा शेरों ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल इंग्लैंड में टेस्ट दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो दूसरी तरफ हमारी शेरनी शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक ठोक दिया। ये दोनों ही प्रदर्शन दिखाते हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दूसरे खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया। हॉकी मास्टर्स कप में महिलाओं में ओडिशा और पुरुषों में तमिलनाडु ने बाजी मारी। बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। और शतरंज की बिसात पर हमारे युवा ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन ने यूज चेस कप जीतकर लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ओलंपिक खेलों का अगला दशक भी तय हो चुका है। 2026 में विंटर ओलंपिक्स इटली में होंगे, 2028 में समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में, और अब ये भी पक्का हो गया है कि 2032 के समर ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। उम्मीद है कि इन सभी खेलों में भारत पहले से कहीं ज्यादा मेडल जीतेगा।
खेल के साथ साथ साहित्य और पत्रकारिता में भी सम्मान मिले। वी शिनीलाल को उनके उपन्यास के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ज़ारा चौधरी को उनके उपन्यास द लकी वंस के लिए शक्ति भट्ट प्राइज दिया गया। और हमारे पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री को खेल पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2025 का पूरा लेखा जोखा। अब जाते जाते आपके लिए दो सवाल। पहला, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? और दूसरा, पीओएससीओ मामलों में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एडू सचिन से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।